नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पटना कॉलेज में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विरोध, लगे वापस जाओ के नारे, एआईएसए ने किया घेराव। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी के 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा हमारा 243 का प्लान। और इसी के साथ बिहार में गठबंधन खतरे में। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राज्यपाल के बयान पर आग बबूला हुए उद्धव, बोले समय आ गया है, कोश्यारी वापस जाएं या जेल भेजे जाएं। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि शराबबंदी के बीच गुजरात में दारू की होम डिलीवरी, 20 रुपए की पोटली से हजारों रुपए की अंग्रेजी तक हो रही है डिलीवरी। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंजाब में मुश्किल में घिरी मान सरकार, आईएमए ने मंत्री का मांगा इस्तीफा। उधर कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर भावुक हुआ डॉक्टर राज बहादुर। दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि पटना कॉलेज में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ वापस जाओ के नारे लगे, एआईएसए ने घेराव भी किया है। जी हाँ दोस्तों, पटना कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। कॉलेज में छात्र संगठन आइसा ने जेपी नड्डा के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही उनकी कार का घेराव भी किया। भाजपा अध्यक्ष पटना कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। वो जैसे ही कैंपस में पहुंचे, उसके बाद अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो छात्रों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मामले को बढ़ता देख जेपी नड्डा अपनी कार में वापस बैठ गए और इसके बाद भी छात्र नहीं रुके, उन्होंने उनकी कार को भी घेर लिया। और इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के भी मांग करते सुने जा सकते हैं। जेपी नड्डा खुद भी पटना कॉलेज के छात्र रह चुके हैं। खास बात यह है कि जेपी नड्डा के खिलाफ पटना कॉलेज में उस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है जब राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राज्य सरकार और पुलिस को इस विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की पहले से कोई सूचना कैसे नहीं मिली। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी एक बड़ी बैठक का आयोजन कर रही है। बिहार में लंबे अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी बैठक का आयोजन कर रही है और इस बैठक के दौरान पार्टी के शीर्ष नेता, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हैं, देश भर के वरिष्ठ पार्टी नेताओं से संवाद कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की इस बैठक को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खासे उत्साहित नहीं दिख रहे। यही वजह है कि वो इस बैठक से दूरी बना सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा हमारा 243 सीटों पर लड़ने का है प्लान। जी हाँ दोस्तों, बिहार में गठबंधन को बड़ा खतरा यहाँ पर नजर आ रहा है। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 200 सीटों पर लड़ने से जुड़े सवाल पर ललन सिंह ने कहा कि 243 सीटों पर हाथ आजमाने का प्लान वो कर रहे हैं। और बीजेपी के तैयारी से शुरू करने से जुड़े सवाल के जवाब में ललन सिंह ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी पार्टी तैयारी करती है। और इस दौरान ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर भी प्रतिक्रिया दी। बिहार का मुख्यमंत्री आरसीपी सिंह जैसा हो नारे पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। जेडीयू के एक एक कार्यकर्ता के मन में नीतीश कुमार बसे हैं। ऐसे में सीएम को लेकर राज्य में कोई किंतु परंतु है ही नहीं। बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और अभी राज्य में जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। एनडीए के पास कुल 127 सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 77, जनता दल यूनाइटेड के पास 45, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पास 4, तो एक निर्दलीय विधायक है। साल 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे और अभी इलेक्शन में करीब 3 साल बचे हैं। इसके पहले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। बिहार में लोकसभा की 80 सीटें हैं। भाजपा संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पटना में 2 दिनों तक चलने वाली बैठक का उद्घाटन शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यपाल के बयान पर आग बबूला हुए उद्धव ठाकरे, बोले समय आ गया है, कोश्यारी वापस जाएं या जेल भेजे जाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मुंबई में पैसा ही नहीं बचेगा वाले बयान पर विवाद थमता नहीं नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे सरकार उनके बयान से पहले ही किनारा कर चुकी है। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अब राज्यपाल से उनके बयान के लिए माफ़ी की मांग की है। साथ ही कहा है कि अब तय करने का समय आ गया है कि वो राज्यपाल जेल जाएंगे या राज्य से वापस जाएंगे। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर आरोप लगाया
बताया कि वो मुंबई और ठाणे में शांति से रह रहे हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल के मन में मराठी लोगों के प्रति जो घृणा है वो अनजाने में ही बाहर आ गई है। उन्होंने राज्यपाल से मराठी लोगों से माफ़ी मांगने के लिए कह दिया है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करने की अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभा रहे। हिंदुओं को बांटने का काम करके उन्होंने अपराध किया है। ठाकरे ने आरोप लगाया कि राज्यपाल हिंदुओं के बीच बंटवारा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सदियों से राज्य में सौहार्दपूर्ण तरीके के साथ रह रहे हैं, भले उनकी जाति, समुदाय और धर्म अलग हो। अब यह तय करने का समय आ गया है कि या तो कोश्यारी को वापस भेजा जाए या उन्हें जेल भेजा जाए। महाराष्ट्र में रहने के बावजूद पिछले 3 साल में उन्होंने मराठी बोलने वालों का अपमान किया है और अब ऐसे बयान से उन्होंने राज्यपाल के पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शराबबंदी के बीच दारू की होम डिलीवरी, 20 रुपए की पोटली से हजारों रुपए की अंग्रेजी तक। जी हाँ दोस्तों, गुजरात से बड़ी खबर। गुजरात में पिछले दिनों जहरीली शराब के सेवन के कारण दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी और इस मुद्दे पर संसद सत्र के दौरान भी जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष ने राज्य में शराबबंदी के बीच इस घटना को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा था। वहीं अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि 50 से ज़्यादा मौतों के बाद भी जहरीली शराब बिक रही है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में शराबबंदी के बीच शराब की होम डिलीवरी धड़ल्ले से हो रही है। गुजरात के भावनगर में पॉलीथीन में भरकर शराब बेची जा रही है और इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि एक स्थानीय शख्स इलाके की तंग गली में जाता है और उसे बेहद आसानी से शराब मिल जाती है। पॉलीथीन की पोटली में शराब पूरे इलाके में बेची जा रही है और प्रशासन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। शराब की ये पोटली 20 रुपए में आसानी से मिल जाती है। यहाँ तक कि होटलों में भी शराब की डिलीवरी हो रही है। अंग्रेजी और देसी शराब की बोतलों को कई गुना दाम पर होम डिलीवरी में बेचा जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुश्किल में घिरी पंजाब की मान सरकार, आईएमए ने मंत्री से मांगा इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा गंदे बिस्तर पर लिटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है और इस घटना के बाद आधी रात को कुलपति डॉक्टर राज बहादुर ने अपना इस्तीफा दिया था, जिसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भगवंत मान सरकार के मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। दोस्तों, आईएमए ने इस मामले में बिना शर्त माफ़ी और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आईएमए ने पंजाब के मुख्यमंत्री से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। आईएमए ने एक बयान में कहा कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की अपमानजनक कार्रवाई की वो कड़ी निंदा करता है, जिन्होंने 29 जुलाई को बीएफयूएचएस के कुलपति डॉक्टर राज बहादुर को अपमानित किया और ये न केवल कुलपति का अपमान है बल्कि इससे पूरे भारत में पूरे चिकित्सा बिरादरी का अपमान हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को मिला पहला पदक। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वेट लिफ्टर संकेत महादेव सरगर ने पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग सिल्वर मेडल जीत लिया और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ये भारत का पहला मेडल है। इस मुकाबले का गोल्ड मेडल मलेशिया के मोहम्मद अनीक ने जीता। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। स्मृति ईरानी ने भी किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान, अधीर रंजन ने स्पीकर से की कार्रवाई की मांग। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला से सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा की गई टिप्पणी को हटाने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से भाजपा सांसद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया है वो उनके पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में अधीर रंजन ने कहा कि ईरानी सदन में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू का नाम चिल्ला रही थी। उन्होंने इस दौरान ना तो मैडम और ना ही श्रीमती शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लिखा कि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी जिस तरह से सदन में माननीय राष्ट्रपति महोदय का नाम ले रही थी वो उचित नहीं था, माननीय राष्ट्रपति के पद के अनुरूप नहीं था। बिना माननीय राष्ट्रपति या मैडम या श्रीमती शब्द का इस्तेमाल किए बगैर वो बार बार द्रौपदी मुर्मू चिल्ला रही थी। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट रूप से माननीय राष्ट्रपति के पद का अपमान करने के समान है और इसलिए मैं मांग करता हूं कि स्मृति ईरानी जिस तरह से माननीय राष्ट्रपति को संबोधित कर रही थी उसे सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने ओम प्रकाश बिरला से ये भी अपील की कि चूंकि सोनिया गांधी का इस विवाद में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनके नाम का जिक्र करने वाले पूरे प्रकरण को भी सदन की कार्रवाई से बाहर किया जा सकता है।
चौधरी की राष्ट्रपति टिप्पणी को लेकर गुरुवार को एक राजनीतिक तूफान तेज हो गया। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने चौधरी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफ़ी की मांग की। ईरानी ने कहा था कि कांग्रेस को संसद में और भारत की सड़कों पर भारत के प्रत्येक नागरिकों से माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रवीण हत्याकांड को लेकर भाजपा कार्यकर्ता में इस्तीफों की लगी झड़ी। विधानसभा चुनाव में पार्टी को पड़ सकता है ये महंगा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के बेल्लारे में भाजपा युवा नेता प्रवीण नेत्तारू की हत्या का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भर में पार्टी की सोशल मीडिया प्रबंधन टीम समेत भाजपा युवा मोर्चा के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है और इसे लेकर बीजेपी के सीनियर नेता का कहना है कि इससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ काफी नाराजगी है। प्रवीण की हत्या के बाद विजयपुर, बगलकोट, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, हुबली और कोप्पल सहित विभिन्न जिलों के भाजपा YM कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया और इसके जरिए उन्होंने पार्टी नेताओं और सरकार को मैसेज भेजने का काम किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में भी चुनाव है और बड़ा नुकसान इससे भाजपा को हो सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के लिए चुनौती बन रहे अरविंद केजरीवाल, सर्वे में आया चौंकाने वाला नतीजा। जी हाँ दोस्तों, 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं और ये कई चुनावी नतीजों से साबित हो चुका है। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन पहले कोरोना महामारी और अब विपक्ष की ओर से महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बनाए जाने के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा वापसी कर पाएगी या विपक्ष मोदी को सत्ता से हटाने में कामयाब रहेगा। एक ताज़ा सर्वे में इसको लेकर अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सर्वे में कहा गया है कि यदि देश में लोकसभा चुनाव कराया जाए तो NDA की मुसीबत बढ़ सकती है। गैर NDA और गैर UPA दलों को 84 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों, जी हाँ, आपको बता दें कि जो NDA में नहीं है और UPA में नहीं है, उनके अलावा जो पार्टियां हैं उनको मिलाकर 84 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। और सर्वे में ये भी पता लगाने की कोशिश की गई कि PM का विकल्प किसे माना जा रहा है, तो इसमें राहुल गांधी रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और PM मोदी के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब मोदी के लिए राह आसान रहने वाली नहीं है। सर्वे से तो कहीं ना कहीं यही पता लग रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की आशंका पर बोले शरद पवार, कहा कल हो जाए चुनाव तो भी हम हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि अगर कल ही चुनाव की घोषणा की जाती है तो भी उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है। पवार ने नासिक में मीडिया कर्मियों से कहा कि इस पर चर्चा की जा रही है कि क्या मध्यावधि चुनाव होंगे। अगर कल घोषणा हुई तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं और यहाँ तक कि अगर कोई चुनाव नहीं होता है तो भी हम घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा तो मौजूदा स्थिति बदल जाएगी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के शपथ लेने के कुछ दिनों बाद पवार ने एक पार्टी कार्यक्रम में NCP संगठनों और पार्टी विधायकों को ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू करने के लिए कहा था। NCP के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भविष्यवाणी की थी कि नई सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। पवार ने शुक्रवार को कहा कि आने वाले चुनाव के बारे में वास्तविक तस्वीर स्पष्ट होने के बाद हम सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। हम एक साथ चुनाव लड़ने के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं और ये वास्तव में अच्छा होगा यदि चर्चा के बाद एक साथ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया जाता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर जमकर निशाना साधा। दरअसल एक हाथी जंगल से निकलकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मस्ती के साथ वहां पर चल रहा था। इस पर अखिलेश यादव ने उसका एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ये तो गनीमत है कि पाबंदी के बावजूद हाथी जी सपा के बनाए मजबूत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर विचरण कर रहे हैं। कहीं गलती से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चले गए होते तो गुणवत्ता का मारा वो बेचारा इनका वजन सह नहीं पाता, वो खुद खंडित होता और ये चोटिल हो जाते। एक्सप्रेसवे सुरक्षा कहाँ है? दोस्तों, बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई को किया था, जिसके एक हफ्ते बाद ही जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे बांदा में 3 जगह से फट गया।
और इसके बाद विपक्ष की पार्टियां एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर सरकार पर हमला। उन्होंने बोला, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी वाहवाही को लूटने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 27 महीने में आधा अधूरा बनने का ढिंढोरा पीटने लगी और अब उद्घाटन के महज एक हफ्ते में ही बारिश ने गुणवत्ता की पोल खोल कर रख दी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास फरवरी 2020 में चित्रकूट जिले के भरतकूप से किया गया था। दोस्तों वहीं इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 280 किलोमीटर है और ये सीधा दिल्ली से बुंदेलखंड के लोगों को जोड़ देता है और अब चित्रकूट से दिल्ली तक का सफ़र महज 7 घंटे में पूरा किया जा सकता है। लेकिन पहली ही बारिश में सड़क धंसने से इसकी गुणवत्ता को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और अखिलेश यादव विपक्ष के रूप में भाजपा पर लगातार तंज कस। गुजरात में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा और गुजरात की सरकार पर हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि 28 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की ओर से अवैध शराब के धंधे की शिकायत पंचायत सभा से की गई थी, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए की उगाही के लिए नकली शराब के धंधे पर रोक लगाई जा रही है। दोस्तों उन्होंने कहा कि जिस राज्य में घोषित तौर पर शराबबंदी हो उस राज्य में शराब पीकर 28 लोगों की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की उगाही करके अवैध शराब का धंधा चलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेनकाब हो गई है। उन्होंने पूछा कि गुजरात में नकली शराब का धंधा किस किस संरक्षण में चल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी ने कांग्रेस नेता से की हाथापाई और बाल पकड़ के घींचा। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन के दौरान के सामने आए एक वीडियो में पुलिस को यूथ कांग्रेस प्रमुख बीवी श्रीनिवास के साथ हाथापाई करते हुए उनके बाल खींचते हुए देखा जा सकता है। श्रीनिवास ने बाद में बताया कि उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मेरे बाल खींचे और इससे पहले जब एक पुलिसकर्मी बाल खींच रहा था तो श्रीनिवास को चिल्लाते हुए सुना गया। वीडियो ने एक पुलिसकर्मी को बेरहमी से उन्हें कार में धक्का देते देखा जा रहा है और प्रदर्शनकारियों पर बर्बर पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए वीडियो को कई कांग्रेस नेताओं ने शेयर किया है। उधर दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो वीडियो में नजर आ रहे अपने कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। दोस्तों एक अधिकारी ने ANI से बात करते हुए कहा कि हम कर्मचारियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, पहचान के बाद स्टाफ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर की जाएगी। प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी हिरासत में लिए गए पार्टी नेताओं में शामिल थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा, आशीष मिश्रा को बड़ा झटका, लखनऊ कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत मंजूर करने से इनकार कर अर्जी खारिज कर दी है। बीती 15 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया और मंगलवार को न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि मामले के तथ्यों के मद्देनजर ये जमानत देने का केस नहीं बनता है और इससे पहले जमानत मामले की विस्तृत सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरेंडर करने के बाद आशीष जेल में हैं और मामले की सुनवाई के समय आरोपी के वकील व राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही पेश हुए और अपनी दलीलें पेश की थी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपित है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले बीजेपी सरकार में ट्रांसफर के लिए हुआ भ्रष्टाचार, सरकार के ही लोग उठा रहे हैं सवाल। जी दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि PWD में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बीजेपी सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। डिप्टी सीएम खुद आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष ने तो कुछ कहा ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे विभाग के मंत्री ने तो खुद को पिछड़ा वर्ग की वजह से अपमानित होने की बात कही है। मंगलवार दोपहर सपा जिला कार्यालय पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि गंगा साफ नहीं हुई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, प्रदेश सरकार की सहमति पर ही दूध, दही व सूजी पर GST लगाया गया। बीजेपी से ऐसे सवाल ना कोई पूछे, इसीलिए धर्म और जाति में झगड़ा कराया जा रहा है और यही हाल विपक्ष के साथ भी किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा मुद्दों का मुकाबला नहीं कर पाती है, इसीलिए ED और CBI को आगे करके रखती है।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ बोले लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार छीन रही है केंद्र सरकार। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।